डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार। कैबिनेट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 नेताओं ने मंत्री पद की ली शपथ। बीजेपी के 15 और जेडीयू के 13 विधायक बने मंत्री। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार रहे मौजूद। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या। बाइक सवार हमलावरों ने विदेशी पिस्टल से 6 से 10 राउंड फायरिंग कर की हत्या। हत्या में शामिल बाइक मिली। शुभेंदु बोले, मैंने ममता को हराया इसलिए पीए की हत्या। चंद्रनाथ की मां बोली, हार का बदला बेटे से लिया। बंगाल चुनाव में सीएम साई का असर। बंगाल की जीत में छत्तीसगढ़ मॉडल कामयाब। सीएम साई ने जहां जहां प्रचार किया वहां जीती भाजपा। बंगाल में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 16 सीटों पर किया प्रचार। सभी जगहों पर जीती बीजेपी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर सपा महिला कार्यकर्ताओं का हंगामा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की तुलना से नाराज सपा महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भाजपा और सपा समर्थकों के बीच हुई तीखी नारेबाजी। बीजेपी ने कहा, सपा के चरित्र में अराजकता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बिहार में एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। पटना में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार समेत 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें बीजेपी के 15 और जेडीयू के 13 मंत्री शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई बड़े एनडीए नेता मौजूद रहे। नई कैबिनेट में बीजेपी और जेडीयू की सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। इसे बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन और नए नेतृत्व के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार, निशांत कुमार और लेसी सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रियों ने समूह में एक साथ शपथ ली। रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर, अशोक चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा सदन मदन सैनी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद भी सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। रत्नेश सदा, कुमार शैलेंद्र, शीला कुमार, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र कुमार रोशन ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने वाले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की अपराधियों ने हत्या कर दी है। चंद्रनाथ की हत्या बुधवार देर रात करीब 10:30 बजे की गई। वे कोलकाता से मध्यग्राम अपने घर लौट रहे थे। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर दौलत टला में एक कार चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो के सामने खड़ी हो गई। इसी बीच बाइक पर आए हमलावरों ने 6 से 10 राउंड फायरिंग की। 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने से आर पार हो गई। एक गोली पेट में लगी। उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी। हत्या के बाद हमलावर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। उनके ड्राइवर का इलाज जारी है। फॉरेंसिक जांच के शुरुआती इनपुट के मुताबिक हमलावरों ने ग्लॉक 47 एक्स पिस्टल का इस्तेमाल किया। इस मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं करते। ऐसे हमलों को कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। बाइक सवार हमलावर हेलमेट पहने हुए थे और बाइक पर नंबर प्लेट नहीं था। पुलिस ने मौके से वह कार जब्त की है जिससे स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया। हालांकि उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने पीए की हत्या को प्लान्ड मर्डर बताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि भाजपा बंगाल में गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता को हराया। शुभेंदु ने कहा कि इस हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया उसकी जितनी निंदा करें वो कम है। हत्या की वजह भवानीपुर से ममता की हार को रोक सकती है।
उधर चंद्रनाथ की मां ने कहा कि इस हार का बदला मेरे बेटे की हत्या कर किया गया। कुछ नेताओं ने पहले धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि रथ को 4 गोलियां लगी थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इन्हें कहां से पकड़ा गया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं टीएमसी ने शुवेंदु के पीए की हत्या के पीछे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोपों का खंडन करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ওরা করছে কিছু ক্লুও পেয়েছে, কয়েকজনকে ওরা তুলেছে এবং পুলিশ ঠিক যথাসময়ে বলবে আমার বিশ্বাস আছে। ওনারা সিআইডি, ফরেন্সিক এবং সিট সবটা করে করছে। আমার মনে হয় একটু पश्चिम बंगाल में बुधवार की देर रात मुख्यमंत्री पद के दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई, जिससे बंगाल के साथ साथ झारखंड सहित पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है। इस हत्या से नाराज झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने इस हत्या को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। वीडियो में भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्या ने पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को चेतना को चकचोर कर रख दिया। चंद्रनाथ जो भवानीपुर सीट में बहुत सक्रिय थे, वहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई, मगर लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होता। प्रतुल ने दावा किया कि प्रथम दृष्टया ये राजनीतिक हत्या प्रतीत होती है और पश्चिम बंगाल के पुलिस को अविलंब हत्यारों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटों का अहम योगदान रहा है। बंगाल में 16 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं, जिनमें सभी पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसके पीछे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुनाव प्रचार में उतारने की भाजपा की रणनीति कामयाब रही। विष्णुदेव साय ने जिन जिन सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, वहां पार्टी को जीत मिली है। साय फैक्टर, जंगल महल जैसे अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में काम किया। विष्णुदेव साय झारग्राम जिले के झारग्राम, बिनपुर, नयाग्राम और गोपीबल्लभपुर विधानसभा सीटों के भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल हुए और उनके समर्थन में रैलियां की। चारों विधानसभा क्षेत्रों में सीएम साय का प्रचार काफी चर्चा में रहा। इसकी वजह से इन सीटों पर आदिवासी वोटरों का झुकाव भाजपा की तरफ रहा और टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा। झारग्राम लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि यहां की झारग्राम और गोपीबल्लभपुर विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी के लिए और बिनपुर एवं नयाग्राम विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से जंगल महल के इलाके को स्विंग जोन के रूप में जाना जाता है, जहां आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक कहावत है कि जंगल महल जिसका बंगाल उसका। यहाँ की इस स्थिति को देखते हुए भाजपा ने सीएम विष्णुदेव साय को इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा था। उनको भलमनसाहत इसी में है कि जनता ने जो निर्णय दिया है उसको सिरोधार्य करना चाहिए, लेकिन वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात तो होगी ही ना। अब ऐसे ही अपनी हार को थोड़े कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका दोषारोपण करेंगे, ईवीएम पर करेंगे, चुनाव आयोग पर करेंगे, कहीं ना कहीं करेंगे। ऐसे ही हार मानने वाले लोग थोड़े हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद वहां की राजनीति में मचे घमासान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। चुनाव में हार के बावजूद ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री का पद न छोड़ने की खबरों पर सिंहदेव ने हैरानी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में हार के बाद पद पर बने रहने का कोई प्रावधान नहीं है। सिंहदेव ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हवाला देते हुए कहा कि सदन का कार्यकाल निश्चित होता है और राज्यपाल नियमानुसार बहुमत प्राप्त दल को ही सरकार बनाने का न्योता देते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत हार स्वीकार करना अनिवार्य है। सिंहदेव ने ममता बनर्जी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन का कार्यकाल महज 5 साल का होता है, ऐसे में कार्यकाल खत्म होने या हार के बाद पद पर चिपके रहना समझ से परे है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार राज्यपाल बहुमत हासिल करने वाली पार्टी को आमंत्रित करेंगे और नई सरकार का गठन होगा।
जहां लखनऊ में सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की तुलना को लेकर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर आधी रात को धावा बोल दिया। वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। भाजपा कार्यालय अंदर से बंद कर दिया गया। मौके पर कुछ लोग भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे। हजरतगंज पुलिस की महिला सिपाहियों ने महिला कार्यकर्ताओं को उठाकर हवालात पहुंचा दिया। मंगलवार आधी रात भाजपा मुख्यालय के बाहर सपा की महिला कार्यकर्ता अचानक पहुंची और गेट पर प्रदर्शन शुरू किया गया। महिलाओं के पहुंचते ही भाजपा कार्यालय का गेट अंदर से बंद कर दिया गया। इसके बाद सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव रंजना पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता गेट पर ही बैठ गई और नारेबाजी करने लगी। वहीं महिलाएं भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। थोड़ी देर बाद भाजपा कार्यकर्ता भी गेट से बाहर आए। उन्होंने सपा के विरोध में और सीएम योगी और भाजपा के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए। दोनों पक्षों की नारेबाजी से माहौल गर्म हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने लगी। इस दौरान पुलिस और महिलाएं कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं महिलाएं अपने साथ पोस्टर भी लाई थी। पोस्टर में सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तुलना की गई थी। राजनीति में अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभाष सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। राजधानी लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पीटीए का असली मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसमें सिर्फ डिंपल यादव और शिवपाल यादव फिट बैठते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा, ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव गजब हैं। अगर वो बंगाल जा रहे हैं तो वहां की झालमुरी जरूर खाकर आए। उन्होंने तंज कसा कि ममता बनर्जी का हाल देखकर अब सपा के कार्यकर्ता भी एनडीए की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। राजभर ने अखिलेश यादव पर अवसरवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि जब सपा सत्ता में होती है तो उन्हें केवल अल्लाह याद आते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से जाती है तो अचानक पिछड़े और दलित नजर आने लगते हैं। इतना ही नहीं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि माफिया खत्म मतलब सपा खत्म। देखिए, शिवपाल यादव जी और मुलायम सिंह जी की देन थी कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। वो अपने कर्तव्य से मुख्यमंत्री नहीं बने थे। वो दो नेता जो पार्टी को खड़ा किए थे, पार्टी को इस ऊंचाई तक ले आए थे, उन्हीं दोनों नेताओं के संघर्षों की देन थी कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। दगे हुए कारतूस को इकट्ठा करके वो गोली चल सकती है। जितने दगे हुए कारतूस हो गए ना, बिहार दगा हुआ कारतूस, बंगाल दगा हुआ कारतूस, मध्य प्रदेश दगा हुआ कारतूस, महाराष्ट्र दगा हुआ कारतूस, दिल्ली दगा हुआ कारतूस, राजस्थान दगा हुआ कारतूस, हरियाणा दगा हुआ कारतूस, यही दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं ना, और वो दगे हुए कारतूस हैं। चंपावत जिले में 16 वर्षीय नाबालिग से 3 युवकों ने कथित सामूहिक दुष्कर्म किया। बालिका अपने बीमार पिता के इलाज के लिए जिला अस्पताल आई थी। 5 मई की दोपहर करीब 2:30 बजे वह लापता हो गई। पिता को फोन पर पता चला कि वह किसी युवक के साथ बारात में है। रात करीब 2:15 पर बालिका का फोन आया और बंद हो गया। बीमार पिता की तहरीर पर पुलिस ने रात में ही नाकेबंदी की और सुबह 4 बजे सल्ली गांव से बालिका को बरामद किया। वही बंधी हुई और नग्न अवस्था में मिली। तीनों आरोपी कमरे से फरार हो गए थे। पुलिस ने बालिका को अस्पताल पहुंचाया, मेडिकल जांच कराई। बालिका ने बताया कि आरोपियों ने हथियार दिखाकर दुष्कर्म किया और धमकी भी दी कि बताने पर जान से मार देंगे। एसपी रेखा यादव ने कहा कि पिता की शिकायत पर तीनों नामजद युवकों के खिलाफ पॉस्को, रेप और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, जिलाधिकारी एवं एसपी एसएसपी चंपावत, कृपया ध्यान दें। मुझे चंपावत से 3-4 लोगों के अभी फ़ोन आए कि चंपावत में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक घटना सामने आ रही है, जिसमें एक अवयस्क बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। लगातार महिलाओं पर अन्याय, अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के मन से कानून का खौफ, पुलिस का डर निकल चुका है। आज दिनांक 6 मई 2026 को 112 के माध्यम से कॉलर द्वारा सूचित किया गया कि एक नाबालिग बालिका जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए सल्ली गई थी, वह वहां से मिसिंग है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई निःशुल्क जांच योजना जो चंदन डायग्नोस्टिक द्वारा उपलब्ध है। चंपावत में नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला अब राजनीतिक और सामाजिक विवाद में बदल गया। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों पर पॉस्को दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। जांच जारी है। इधर आरोपी पक्ष भी सामने आ गया है। पहले एक आरोपी के पिता राम सिंह ने बेटे को निर्दोष बताकर साजिश का आरोप लगाया। अब आरोपी की पत्नी कलावती देवी और बेटी अनीता ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अनीता का दावा है कि घटना की रात उसके पिता घर पर थे। पत्नी ने कहा कि उनकी बेटी भी पीड़िता की उम्र की है। ऐसे आरोपों से परिवार टूट गया है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। मामले में नया मोड़ तब आया जब कमल रावत ने कोतवाली में भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी शिकायत पर एफआईआर नहीं हुई और विरोध पर हाथापाई की गई। इससे कोतवाली में माहौल गर्म हो गया। आज दिनांक 6 मई को जनपद चंपावत में प्रातः लगभग 3 बजे डायल 112 पर एक बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोतवाली चंपावत की टीम्स द्वारा लगभग 1 से 1.5 घंटे के भीतर बालिका को बरामद कर लिया गया था। आज जो घटनाक्रम हुआ तो उसमें मेरे पापा का भी नाम आया। तो मेरे पापा, मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगी कि मेरे पापा को मतलब जितने भी जिनका भी नाम आया है उनको सभी को अच्छे से जांच करे और न्याय मिले। मेरे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बुधवार रात यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार 9 लोगों में से 6 के डूबने की आशंका जताई जा रही है। पूरी रात रेस्क्यू करने के बाद रेस्क्यू टीम ने एक शव को नदी से सुबह बाहर निकाला और सभी लोग तरबूज लेने के लिए नदी पार कर रहे थे। तभी यह उनकी नाव पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दरअसल कुरारा थाना क्षेत्र के भौली गाँव के मजरा कोतुपुर पटिया में मंगलवार को श्रीपाल की बेटी की शादी थी। बुधवार को विदाई के बाद शाम के समय परिजन और रिश्तेदार यमुना नदी पार कर तरबूज खाने गए थे। वापसी के दौरान नाव चला रहा युवक मोबाइल पर बात करने लगा, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। नाव में सवार सभी लोग नदी में गिर गए। हादसे के बाद किसी तरह 3 लोग तैरकर बाहर निकले में सफल हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।